पिछले भाग में हमने देखा कैसे अलबामा के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया ने हमेशा कमजोर, अपाहिज और कम अकल समझा। वो अपनी माँ के भरोसे और अपने तौर की बदौलत जिंदगी के हर इम्तिहान को पीछे छोड़ता चला गया। जेनी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी ताकत बनी। जेनी की आवाज ने उसके पैरों के लोहे के बंधनों को तोड़ दिया और वही दौर उसे व्हाइट हाउस तक ले गई। लेकिन किस्मत ने उसके सामने वियतनाम युद्ध का वो खौफनाक दलदल लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ दुश्मनों की गोलियों हर तरफ मौत का तांडव मचा रही थी। लेफ्टिनेंट डैन का पीछे हटने का साफ आदेश था, लेकिन फॉरेस्ट को याद आया कि उसका सबसे पक्का दोस्त बब्बा अब भी उस जलते हुए नर्क में कहीं पीछे छूट चुका है और फॉरेस्ट ने वापस मौत की मुंह में दौड़ लगा दी। वियतनाम का वो जंगल अब तबाही और बारूद की बारिश में दहल रहा था। एयर स्ट्राइक का ऑर्डर आ चुका था और कुछ ही मिनटों में फाइटर जेट्स पूरे जंगलों को आग की राख में बदलने वाले थे। लेकिन फॉरेस्ट को अपनी जान का कोई होश नहीं था। वो सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रहा था और वो नाम था बब्बा। वहाँ वो अंधाधुंध गोलियों के बीच वापस भागता है, लेकिन रास्ते में उसे बब्बा नहीं बल्कि उसकी यूनिट का एक दूसरा घायल अमेरिकी सैनिक मिलता है। फॉरेस्ट बिना एक पल गवाए उसे अपने मजबूत पीठ पर उठाता है और बिजली की रफ्तार से दुश्मन की फायरिंग जोन से बाहर निकल लाता है। लेकिन वो वही नहीं रुकता। वो एक बार फिर जलते हुए जंगलों के अंदर दौड़ता है। इस बार उसे दूसरा घायल सैनिक मिलता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। वो एक एक करके अपनी पूरी यूनिट को कंधे पर उठा कर मौत के मुंह से खींच लाता है। आखिर में गहरे काले धुएं के बीच उसे कमांडर लेफ्टिनेंट डैन मिलते हैं। एक भयंकर बम धमाके में लेफ्टिनेंट डैन की दोनों टांगे पूरी तरह उड़ चुकी थी। उनके चेहरों में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। कर चिल्लाते हैं, मुझे यही छोड़ दो, मेरा मरना तय है। मुझे अपने पुरखों की तरह युद्ध के मैदान में शहीद होने का सम्मान पाने दो। लेकिन फॉरेस्ट के लिए मिलिट्री प्रोटोकॉल या पारिवारिक इतिहास से भरा उसके कमांडर की जान थी। वो लेफ्टिनेंट डैन को उनकी मर्जी के खिलाफ अपनी पीठ पर लादता है और पीठ पर गोलियां खाते हुए सेफ जोन की तरफ भाग निकलता है। वो एक बार फिर जलते हुए जंगलों के अंदर दौड़ता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद फॉरेस्ट को अपना सबसे प्यारा दोस्त बब्बा मिल जाता है। बब्बा के सीने को गोली चीर चुकी थी। जब फॉरेस्ट उसे सुरक्षित किनारे पर लाता है, ठीक उसी पल आसमान से बम गिरते हैं और पूरा बैकग्राउंड आग की खौफनाक लपटों से लाल हो जाता है। बब्बा फॉरेस्ट का हाथ थामता है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए बेहद मासूमियत से कहता है, फॉरेस्ट मुझे घर जाना है। और उन्हीं शब्दों के साथ बब्बा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। फॉरेस्ट पहली बार युद्ध की उस बेरहम हकीकत को महसूस करता है जहाँ मासूमियत का गला घोट दिया जाता है। युद्ध खत्म होता है। अपनी इस बहादुरी के लिए फॉरेस्ट को मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है। वो व्हाइट हाउस में नए प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसका दिल अभी भी बब्बा के गम में डूबा हुआ था। आर्मी अस्पताल में रिकवर करते वक्त फॉरेस्ट को एक नया हुनर मिलता है और वो हुनर था पिंग पोंग। जैसे भागना उसका जुनून था, वैसे ही बॉल पर फोकस करना उसका नया टैलेंट बन जाता है। वो इतना बेहतरीन खेलता है कि उसे अमेरिका की तरफ से पिंग पोंग डिप्लोमेसी के तहत चीन भेजा जाता है। फॉरेस्ट अब एक इंटरनेशनल स्टार बन चुका था, जिसे पूरी दुनिया टीवी पर लाइव देख रही थी। लेकिन उस पूरी चकाचौंध के बीच फॉरेस्ट के दिल में सिर्फ जेनी थी। एक दिन वाशिंगटन डीसी में हजारों की एंटी वार भीड़ के सामने जब फॉरेस्ट स्टेज पर खड़ा होता है, तभी अचानक भीड़ को चीरती हुई एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है और वो आवाज जेनी की थी। दोनों उस बड़े रिफ्लेक्शन पुल के पानी को चीरते हुए एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और गले लग जाते हैं। ये दृश्य अमेरिकी इतिहास का सबसे भावुक लम्हा बन जाता है। लेकिन जेनी का रास्ता अलग था। वो अंदरूनी तूफान से भाग रही थी। जेनी जो अब ड्रग्स के खतरनाक दलदल में धंस रही थी, वो एक बार फिर फॉरेस्ट को अकेला छोड़कर गायब हो जाती है। साल बीतते हैं और फॉरेस्ट आर्मी से रिटायर हो जाता है, लेकिन उसे अपना वो वादा याद था जो उसने मरते हुए बब्बा से किया था, झींगा मछली पकड़ने की नाव खरीदने का। फॉरेस्ट लुइसियाना के समुंदर के तट पर पहुंचता है और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक पुरानी नाव खरीदता है, जिसका नाम वो रखता है जेनी। शुरुआत में उसे झींगा नहीं मिलता, लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है। व्हीलचेयर पर बैठे, दाढ़ी बढ़ाए, शराब के नशे में डूबे लेफ्टिनेंट डैन वापस आते हैं। वो बेहद गुस्से में और जलील जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि फॉरेस्ट ने उन्हें बचाकर उनका शहीद होने का सम्मान छीन लिया। लेकिन उन्होंने वियतनाम में वादा किया था कि अगर फॉरेस्ट कभी बोट का कैप्टन बना तो वो उसके फर्स्ट मेट बनेंगे, यानी सहायक बनेंगे। अपने उसी वादे को निभाने के लिए
व्हीलचेयर समेत फॉरेस्ट के पास पहुंच जाते हैं। दोनों समुद्र में उतरते हैं, लेकिन किस्मत अभी भी मजाक कर रही थी। उनके जाल में सिर्फ कसरा, टायर और भारी पत्थर आते थे, झींगे नहीं। और फिर आती है साल 1974 की वो खौफनाक रात, जब इतिहास का सबसे भयानक समुद्री तूफान उस इलाके से टकराता है। सारी बड़ी और आधुनिक नाव डर के मारे किनारे पर खड़ी थी, लेकिन फॉरेस्ट और लेफ्टिनेंट डैन की जेनी बहुत भयंकर तूफान के ठीक बीचों बीच फंस जाती है। 100 फीट ऊंची लहरें उनकी नाव को खिलौने की तरह हवा में उछल रही थी। ऐसे में मौत को बिल्कुल सामने देख लेफ्टिनेंट डैन व्हीलचेयर के बंधनों को भूलकर बोट के सबसे ऊंचे खंभे पर खड़ा हो जाता है। वो गरजते हुए आसमान और खूनी तूफान को देखकर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, क्या तुम में बस इतनी ही ताकत है? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो भगवान और उस खौफनाक तूफान को खुला चैलेंज दे रहे थे। उनका बरसों का गुस्सा, पैरों को खोने का दर्द और जिंदगी की नफरत आसमान चीर रही थी। तूफान खत्म हो चुका था, लेकिन शायद किस्मत की असली तूफान अभी भी शुरू हुआ था। रात भर मौत से लड़ने के बाद जब अगली सुबह सूरज निकला तो पूरा समुद्र एक कब्रिस्तान बन चुका था। सैकड़ों आधुनिक नावें तबाह हो चुकी थी और करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका था। लेकिन उस विनाश के बीच एक नाव अब भी सीना ताने लहरों पर तैर रही थी, और वो नाव था फॉरेस्ट का। और उसी पल फॉरेस्ट और लेफ्टिनेंट डैन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सारी बोट डूब चुकी थी, इसीलिए समुद्र के सारे झींगे सिर्फ और सिर्फ उनके नेट में आने वाले थे। पैसा, शोहरत, कामयाबी और बब्बा गम श्रिम्प कंपनी की बादशाहत, अब सब कुछ उनके कदमों में था। लेफ्टिनेंट डैन ने आखिरकार अपनी शांति ढूंढ ली, लेकिन फॉरेस्ट को अभी तक ये नहीं पता था कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई पैसे की नहीं बल्कि अकेलेपन की होती है। असली तूफान तब आने वाला था जब फॉरेस्ट करोड़ों डॉलर कमाने के बाद वापस घर पर लौटेगा, क्योंकि बहुत जल्द उसे एक साथ 2 ऐसे झटके मिलने वाले थे जो उसकी दुनिया पूरी तरह से हिला कर रख देंगे। एक तरफ उसकी माँ की जिंदगी का दिया बुझने वाला था, जिसने उसे पूरी दुनिया से लड़ना सिखाया था, और दूसरी तरफ जेनी वापस आने वाली थी। लेकिन इस बार वो अपने साथ सिर्फ पुरानी यादें नहीं ला रही थी, वो एक ऐसी दर्दनाक हकीकत और एक ऐसा खौफनाक सच लेकर लौट रही थी जिसे सुनकर फॉरेस्ट के पैरों तले जमीन हमेशा के लिए खिसक जाएगी। और यही से शुरू होने वाला था इस कहानी का सबसे भावुक, सबसे दर्दनाक और सबसे खूबसूरत अध्याय, जिसे आपको देखने को मिलेगी पार्ट 3 में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, आपका पसंदीदा सीन कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।